आपके साथ में रखूंगा। और इस सभा में मेरे से कई सारे सीनियर्स उपस्थित हैं। मैं आशा करूंगा कि वो भी अपना इसमें अनुभव शेयर करेंगे और हम एक म्यूचुअल डिस्कशन के बाद किसी एक एमिकेबल सॉल्यूशन पर हम पहुंचेंगे, जिससे आने वाले समय में जो कुछ भी नोटिसेस आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम का इंसेप्शन कहाँ से होता है और उससे रिलेटेड क्या-क्या सर्कुलर्स, क्या लीगल जूरिस्प्रूडेंस हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेक इनवॉइसेस के केस में। जनरली ये जो सेक्शन 132 इन्वोक किया जा रहा है, ये फेक इनवॉइसेस के केसेस में हमारे पास, हमारे क्लाइंट्स के पास में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। होता यूं है साहब, इसमें इस तरीके से हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको शुरू करूंगा अपनी बात को, कि मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए ने कोई माल उनके पास खरीदने वाला कुछ भी नहीं है। उन्होंने केवल एक फर्जी इनवॉइस इशू कर दिया। उन्होंने एक इनवॉइस इशू किया जिसके आगे कोई सप्लाई नहीं की गई। तो मिस्टर ए ने एक फर्म इनकॉर्पोरेट की। फर्म इनकॉर्पोरेट करने के बाद में उस फर्म के पास इनवर्ट सप्लाईज तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई भी कुछ ही नहीं की, लेकिन केवल एक बिल जारी कर दिया और उस बिल पे जो जीएसटी चार्ज किया है वो बिल मिस्टर बी को उन्होंने दे दिया। अब ये जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने ए के द्वारा इशू किए गए इनवॉइसेस के आधार पर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। यानी मिस्टर ए ने जो बिल इशू किए थे उसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई तो थी नहीं। मिस्टर बी को वो बिल मिला। मिस्टर बी ने उसको अपनी बुक्स में ऐसा दिखाया कि वो एक परचेज है। वो परचेजेस के आधार पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। मिस्टर ए जो थे उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की। जीएसटीआर 1 फाइल करने पे वो जो जितना भी आईटीसी का अमाउंट है वो मिस्टर बी के जीएसटीआर 2A में दिखने लग गया। तो ए ने एक फर्जी इनवॉइस इशू किया विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई। उसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई नहीं की गई, ना कि गुड्स और सर्विसेज की। वो बिल मिस्टर बी के हाथ में आया और मिस्टर बी ने उसको परचेज दिखाते हुए उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर ली। अब मिस्टर बी ने भी आगे कोई सप्लाई नहीं की। उन्होंने भी एक केवल सेल का बिल काट दिया विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई। जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल बड़ा ही क्रूशियल है। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे कई सारे केसेस में जहां हमारे क्लाइंट को नोटिस आता है, तो वहां हमें देखना होगा कि वो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है या मिस्टर सी है। तो किस कैटेगरी में वो आ रहा है, के बेसिस पे हमें अपनी जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो फॉर्म करने में मदद मिलेगी। इसीलिए मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो ये आपको आगे अभी जो भी एक्शंस लिए जाने हैं उसमें काफी काम आने वाली है। तो ए ने एक फर्जी इनवॉइस रेज किया मिस्टर बी के ऊपर। मिस्टर बी ने उसको परचेज मानते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और मिस्टर बी ने भी सेल्स इनवॉइस इशू किया विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई। मिस्टर बी ने जो मिस्टर सी को बिल इशू किया उसके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं हुई है। केवल और केवल ये फर्जी बिल इशू करने का मैटर हुआ। तो बी ने सी के ऊपर भी एक इनवॉइस रेज कर दिया विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई। तो बी ने क्या किया साहब, ये समझ लें पहले आप। बी ने सबसे पहली बात कि जो ए से बिल उसको मिला है उसको परचेज मानते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया। साथ ही साथ मिस्टर बी ने मिस्टर सी को एक बिल इशू किया ये कहते हुए कि हमने आपको सप्लाई की है, जबकि सप्लाई अंडरलाइंग हुई नहीं है। तो बी ने जब सी को एक बिल रेज किया, सेल्स का बिल इशू किया, जबकि सेल्स हुई नहीं है, तो बी के पास में कुछ भी नहीं रहा। बी ने इनपुट लिया और उसको आगे पास ऑन कर दिया सी के पास में। तो बी ने दोनों काम किए, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल किया और सेल्स का इनवॉइस भी रेज किया। नाउ कमिंग टू सी, सी ने क्या किया वो समझ ले। सी ने ये जो मिस्टर बी से इनवॉइस रिसीव हुआ, उस इनवॉइस के आधार पर आईटीसी अवेल कर लिया। सी ने मिस्टर बी से जो मिला हुआ इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई नहीं हुई, उसके बेसिस पे पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। और मिस्टर सी तो ऐसे थे कि जो जिनकी नॉर्मल सप्लाई तो होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए ये फर्जी बिल मिस्टर बी से खरीदे। तो सी एक्चुअल सप्लायर है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा था। उसको अपने टैक्स की लायबिलिटी बनती थी। उस टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए उसने बी से एक फर्जी इनवॉइस परचेज किया, जिसके आधार पर उसने मिस्टर सी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। कहने का मतलब यह है कि जो सी के केस में अगर आप बात करेंगे, तो सी के केस में सप्लाई तो जेन्यून है, लेकिन उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है दैट इज दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ फेक इनवॉइसेस, जिसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई उसको रिसीव नहीं हुई है। तो आई थिंक ए की पोजीशन, बी की पोजीशन और सी की पोजीशन, इन तीनों पोजीशंस को हम समझ पा रहे हैं।
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ए का क्या रोल है। ए ने कोई इनवर्ट सप्लाई नहीं दिखाया अपनी बुक्स में, केवल एक फर्जी बिल रेज किया है, उसका GSTR 1 फाइल किया है। तो ए ने बी के ऊपर बिल रेज किया और उसका केवल GSTR 1 फाइल किया है। 3 भी कभी फाइल किया ही नहीं, या किया तो बड़ी कम अमाउंट से किया, जिसके ऊपर उसने कभी टैक्स चुकाया भी नहीं। बी को मिस्टर ए से बिल मिला, उसने मिस्टर ए से मिले हुए बिल के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, और बी ने एक बिल मिस्टर सी को रेज कर दिया। सी को जब रेज किया तो उसके अगेंस्ट में भी कोई सप्लाई नहीं हुई, यानी बी ने क्या किया कि उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट भी गलत है और उसने जो आउटवर्ड टैक्स सप्लाई दिखाई है वो भी गलत है। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मिस्टर सी के केस में अगर हम बात करें, तो जो बी से मिला हुआ इनवॉइस है, उस बी से मिले हुए इनवॉइस पर उसको जो ITC उसने क्लेम कर लिया, जिसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई हुई ही नहीं, तो सी ने वो इनवॉइस अपने यहाँ बुक्स में एज अ परचेज रिकॉर्ड किया और उसका उस ITC का यूज किया अपनी ऐसी टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो कि एक्चुअली है। सी ने तो ऑलरेडी जो एक्चुअल सप्लाईज की हुई हैं उसके आधार पे जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, उसको कम करने के लिए जो बी से उसको बिल प्राप्त हुआ है उस पर ITC क्लेम कर लिया। तो ये तीनों की पोजीशन। अब सर, जब ये मैटर गवर्नमेंट की नॉलेज में आया, क्योंकि ये जो फ्रॉड करने का एक तरीके का मैकेनिज्म था, ये जो मोडस ऑपरेंडी थी, ये कोई फुल प्रूफ मोडस ऑपरेंडी नहीं थी। क्योंकि ए ने जब इनवॉइस रेज किया और केवल उसकी GSTR 1 फाइल की, GSTR 3 भी कभी फाइल ही नहीं की, उस पर टैक्स ही नहीं जमा किया, तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल डिपार्टमेंट की जानकारी में आना ही था। तो जब ये मैटर GST डिपार्टमेंट की जानकारी में आया, उसने ए को नोटिस दिया। ए को जब नोटिस दिया और ए की इंक्वायरी की गई, तो ए के आधार पर बी को भी नोटिस दिया गया और बी के आधार पर सी को भी नोटिस दिया गया। इस तरीके से ये जो पूरी चैनल है, A, B, C, ये तीनों तीनों चैनल को GST डिपार्टमेंट ने नोटिस सर्व किया है। अब ऐसी दशा में क्या हमारा GST एक्ट क्या बात कहता है, और GST एक्ट के बाहर निकल करके फिर जो ये जो STF के नोटिस आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, और उसमें क्या रेमेडियल एक्शन है, उस पर हमें जाना है। तो अभी मेरा पर्पज ये है कि एक बार हम बैकग्राउंड से पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक समझ लें और उसके बाद में फिर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, ये ABC का जो मैकेनिज्म है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब इस मोडस ऑपरेंडी को लेकर के CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है। उस सर्कुलर का नंबर है सर्कुलर नंबर 171। आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। बड़ा वंडरफुल सर्कुलर है और उसमें जो बात कही गई है बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये बात जो सेंट्रल GST डिपार्टमेंट की रेगुलेटरी संस्था है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये उसका है। ये मैं अपने इंटरप्रिटेशन से या मेरी कोई बात इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बात आपको सेक्शन सर्कुलर नंबर 171 में मिल जाएगी। अब सुनिए आप बहुत ध्यान से कि सर्कुलर नंबर 171 क्या कह रहा है। कितना इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा, उन्होंने एक एक की टैक्सेबिलिटी डिस्कस की। उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर ए, सबसे पहले मिस्टर ए की टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। मिस्टर ए ने एक फर्जी बिल इशू किया मिस्टर बी के ऊपर, उसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई नहीं की, और अगर GST डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि उसने कोई सप्लाई ही नहीं की है, तो ये सर्कुलर कहता है कि सिंस सप्लाई हैज नॉट बीन मेड, तो GST में तो टैक्सेबल इवेंट ही सप्लाई है। GST लॉ, GST एप्लीकेबिलिटी होगी किसके ऊपर? सप्लाई होगी तो टैक्स लगेगा ना। तो ये जो सर्कुलर नंबर 171 है, ये कहता है कि ए ने तो सप्लाई ही नहीं की है। जब ए ने सप्लाई नहीं किया तो टैक्स नहीं लगेगा, और जब टैक्स नहीं लगेगा तो ना तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, ना ही उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आई होप आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं कह रहा हूं आप शायद समझ पा रहे हैं उस बात को, कि अगर सर्कुलर नंबर 171 ये कहता है कि ए ने बी को जो सप्लाई की है, ए ने बी को जो बिल रेज किया है उसके अगेंस्ट में तो कोई सप्लाई ही नहीं की गई है। सो ए ने बी को जो सप्लाई बिल रेज किया है, जब उसके अगेंस्ट में सप्लाई ही नहीं हुई है, तो पहली बात मिस्टर ए की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि ए ने सप्लाई ही नहीं की। जब टैक्स नहीं लग सकता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी नहीं लगाई जा सकती। हाँ, लेकिन मिस्टर ए ने कुछ ऑफेंसेस किए हैं जो कि सेक्शन 122 और 132 में नोटेड हैं, तो उनको उसके लिए पेनलाइज किया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, एंड दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज रिटन इन सर्कुलर नंबर 171। तो पहली बात, मिस्टर ए टैक्स की जवाबदारी से तो फ्री हो गए, ना उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना है ना पेनल्टी देनी है, लेकिन 122 में जो पेनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट मिस्टर ए हैज टू बियर। So this is the taxability of Mr. A. Coming to Mr. B. अब Mr. B ने क्या क्या ऑफेंसेस किए ये समझिए आप।
मिस्टर बी ने जो ऑफेंसेस किए, उन्होंने 2 ऑफेंसेस किए। पहला ऑफेंस, उन्होंने एक ऐसे बिल के आधार पर आईटीसी लिए जो जिसकी सप्लाई उसको मिली ही नहीं, उसकी गुड्स और सर्विसेज उसको मिली ही नहीं। और हमारे यहाँ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो बड़ा स्पेसिफिकली कहता है कि आप आईटीसी तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आपको गुड्स या सर्विसेज ना मिल जाए। जब तक आपको गुड्स या सर्विसेज ना मिल जाए, जब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि मिस्टर बी ने जो जिस बिल के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, उसके संबंध में उसको सप्लाई तो मिली, तो उसका आईटीसी प्योरली गलत है। सेक्शन 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। सेकेंडली, उन्होंने क्या काम किया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को जो एक बिल रेज किया, उसके अगेंस्ट में भी सप्लाई नहीं हुई। ये तो इन्वेस्टिगेशन में लिखकर समझ में आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन के ही आउटकम है उसका ये पॉइंट हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि बी ने सी को जो बिल रेज किया, ही हैज रेज्ड एन इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई, कि सप्लाई नहीं हुई उसके बाद में उसने बिल रेज कर दिया, तो ये सेकंड ऑफेंस हो गया। अब सर्कुलर नंबर 1 समझने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई मिस्टर बी ने एक आईटीसी क्लेम किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन वो जो आईटीसी है, दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर डिस्चार्जिंग द टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज नॉट देयर, क्योंकि बी ने सी को कोई सप्लाई तो की नहीं ना। बी ने सी को जब कोई सप्लाई नहीं की, तो उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, जैसे कि ए के केस में नहीं बनती है। जब आपके इन्वेस्टिगेशन में ही निकल करके आ रहा है कि उसने कोई बिल ही नहीं, केवल बिल रेज किया है, उसने कोई उसके अंडरलाइंग सप्लाई नहीं की है। जब तक सप्लाई नहीं है, जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। तो बी ने सी के ऊपर जो बिल रेज किया है, उसकी लाइबिलिटी बनती नहीं है। तो बी कहती ये है कि ऑल्दो ही हैज क्लेम्ड द आईटीसी, उसने आईटीसी का क्लेम जरूर किया है, लेकिन उस आईटीसी का यूटिलाइजेशन काहे के लिए किया? एक ऐसी टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो कि उसके ऊपर कभी थी ही नहीं। तो उसमें भी ये कहा गया कि बी से भी किसी प्रकार की कोई, ना तो आईटीसी के रिवर्सल की बात करेंगे आप, ना ही कोई उससे आउटवर्ड टैक्स वसूल करने की बात करेंगे, और ना ही उससे किसी प्रकार का इंटरेस्ट या पेनल्टी ली जा सकती है। हाँ, लेकिन उसने जीएसटी कानून का वायलेशन किया, इसलिए सेक्शन 122 और 132 के लिए उसको पेनलाइज किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अंडरलाइंग बात है कि जब भी ऐसे कोई केस आते हैं, तो वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्लाइंट ए है या बी है। बी एक बीच की कड़ी है, ए और सी के बीच की। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि बी के केस में बी को भी इम्यून कर दिया गया कि उससे आप ना तो टैक्स वसूल करेंगे, ना आईटी से रिवर्सल की बात करेंगे, और ना ही उससे कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी उसके ऊपर ली जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर उसने जीएसटी कानून का वायलेशन किया है कि उसने टैक्स का जो पेमेंट है वो उसने जो बिल है विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई इशू किया है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेनल एक्ट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द जीएसटी लॉ। So this is the taxability of B. Let's come to taxability of Mr. C. C के केस में साहब एक बात बड़ी क्लियर थी कि उसकी जो आउटवर्ड सप्लाई थी वो तो एक्चुअल थी, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। तो C को आउटवर्ड लाइबिलिटी तो उसने सही डिस्क्लोज की, दैट इज ओके। अब C ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी ने ये एडमिट कर लिया है कि भाई हमने कोई सी को सप्लाई किया नहीं है और इन्वेस्टिगेशन के ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, तो इन दैट केस मिस्टर सी ने जो आईटीसी ले रखी है वो आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16(2) की कंडीशन है कि फॉर अवेलिंग एनी आईटीसी द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ सी, उसको जब गुड्स या सर्विसेज मिले ही नहीं है, तो उसके ऊपर वो आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकता। तो मिस्टर सी से आईटीसी का रिवर्सल करवाना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करवाना पड़ेगा, पेनल्टी भी उस पर लगेगी। सो कुल मिलाकर के ये ए, बी और सी की हमने टैक्सेबिलिटी यहां पर डिस्कस की। तो इसमें ए को इम्यून कर दिया गया है टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से, बी को इम्यून कर दिया गया है, लेकिन सी जो कि एक्चुअल बेनिफिशियरी पूरे ट्रांजेक्शन में, उससे कहा गया कि भाई उससे टैक्स वसूल कर लीजिए। ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको आपको हमें समझना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है सर्कुलर नंबर 171 में लिखी गई हैं, और कभी भी कोई ऐसा केस आता है तो आप इस सर्कुलर का रेफरेंस लेकर के टैक्स ऑफिसर्स को बाउंड कर सकते हैं। और एक और खास बात मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि कोई भी सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल ऑफिसर, नॉट ऑन अस बीइंग प्रोफेशनल्स और एनी टैक्स पेयर के ऊपर सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के ऊपर जरूर बाइंडिंग है। तो वो एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑफिसर इस सर्कुलर को मानने से इंकार कर रहा है, तो वो अपने सीबीआईसी की ही इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना कर रहा है, तो वो उसका एक अलग एक्शन लिया जा सकता है। तो ये तो एक बात हो गई साहब। इसके बाद में आपका ध्यान एक और
एक और सेक्शन पे, एक एक्सप्लेनेशन पे दिलाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74, अगर आप लोगों के पास में किताब है तो आप खोल लीजिएगा बाद में। अभी जो मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74 ये कहता है कि अगर कोई भी इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अगर मेन पर्सन ने अपनी टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा कर दी है, तो उस सेम प्रोसीडिंग में बाकी के सारे लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं समझिए बहुत ध्यान से, कि सेक्शन 74 का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कभी भी कोई इस तरीके का केस सामने आता है और उसमें जो मेन पर्सन है, मेन पर्सन तो मैं उसको कहूंगा जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, तो हम जो एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं उसमें मिस्टर सी जो है वो एक्चुअल बेनिफिशियरी है। अगर सी ने अपने आईटीसी का रिवर्सल अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कर दिया है, तो ए और बी अपनी जिम्मेदारी से ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है एक्ट में, ये मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 74 की हम वहां बात कर रहे हैं। सो पॉइंट यहां पर ये है कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74 सेज कि अगर मेन पर्सन ने अपनी टैक्स लायबिलिटी का डिस्चार्ज कर दिया है, सो इन दैट केस बाकी सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि अभी जो हमारे सामने मामले आ रहे हैं कि डीजीजीआई ने किसी का रेड की, जो एंटी इवेजन ब्यूरो है उसने किसी के यहाँ रेड की, या प्रिवेंटिव का कोई एक्शन हुआ, तो उसमें वो सभी लोगों से टैक्स मांगते हैं। वो बोलते हैं ए से भी टैक्स जमा कराएंगे, हम बी से भी टैक्स जमा कराएंगे, सी से भी टैक्स जमा कराएंगे। तो बात हम लोग इसी पॉइंट पर वहां पे डिस्कशन करते हैं कि सर एक गुनाह के लिए कितनी बार आप टैक्स भरोगे? ये जब पूरा इस चैनल में टैक्स तो आप एक ही बार ले सकते हैं, आप हर व्यक्ति से टैक्स मांगेंगे, ये तो इनजस्ट हो जाएगा। तो सरकार भी अनजस्ट कैसे कर सकती है? तो उसी को पॉइंट को लेकर के सबसे पहला जो इसमें हमारी मदद करेगा वो सर्कुलर नंबर 171 करेगा। दूसरे नंबर पे जो हमारी मदद करेगा वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74 करेगा। क्योंकि ऐसे केसेस में होता ये है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, जिसका देखिए ए का तो कोई अपना एग्जिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि उसने तो किया ही फ्रॉड है। बी के केस में बी भी डमी पार्टी होगा, लेकिन सी जो है वो एक्चुअल बिजनेसमैन होगा जिसने लालच में आकर के अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए बिल्स परचेस किए। और अक्सर ऐसे केसेस में ये होता है कि जो एक्चुअल बिजनेसमैन है जिसने किसी लालच में आकर के इस तरीके का कोई फेक बिल वाला केस कर लिया है, तो वो इमीडिएटली उस टैक्स को अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका क्लाइंट ए है या बी है जिसने टैक्स लायबिलिटी, तो सर्कुलर नंबर भाईती साहब, सर्कुलर नंबर 171 171, सो इस वाले केस में जहां पर टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली किसी बेनिफिशियरी ने जमा करवा दी है, वहां वहां आगे वाले जो मिस्टर ए हैं या बी हैं वो अपनी जवाबदारी से फ्री हो जाएंगे, ऐसा एक्सप्लेनेशन में कहा गया है। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये केवल 122 यानी पेनल्टी से इम्यूनिटी देता है, ये 132 यानी जो प्रोसिक्यूशन है उससे इम्यूनिटी नहीं देता है। काइंडली नोटेड, अगर प्रोसिक्यूशन होना है सेक्शन 132 में तो उससे इम्यूनिटी ये वाला एक्सप्लेनेशन तो नहीं देता। अब ए के ऊपर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है या बी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आई होप अभी तक का जो हमारा डिस्कशन है, ये इससे हम एक बैकग्राउंड हम तैयार कर चुके हैं, एक धरातल पर हम आ चुके हैं कि जहां पर हम एक डिस्कशन को और फर्दर आगे ले जा पाए। अब आप आ जाएं सेक्शन 132। 132 जो बात करता है प्रोसिक्यूशन की, अगर आप सेक्शन 132 को पढ़ने की बात करेंगे तो 132 साहब बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। 132 में आप लोगों के सामने पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो ये कहता है, 132 सबसेक्शन 1 आई एम रीडिंग बिफोर यू, दैट इज द पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ये स्कीम है। सबसेक्शन 1 सेज whoever commits or causes to commit and retains the benefit arising out of any of the following offenses। किस चीज की बात कर रहा है साहब समझिए। वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने ऑफेंस कमिट किया है या कॉजेस टू कमिट है, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, इन दोनों के बीच में जो एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है दैट इज एंड, रिटेन द बेनिफिट। मतलब अगर 132 को एप्लीकेबल करना है, 132 को इन्वोक करना है, तो ये बहुत जरूरी है ये प्रूव करना कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं उसने कोई बेनिफिट इससे रिटेन किया है। सो पॉइंट यहां पर यह है कि अगर उसने कोई बेनिफिट रिटेन किया है,
तो आप उसको 132 में ले जा पाएंगे। और अगर उसने रिटेन नहीं किया है बेनिफिट, तो इन दैट केस आप उसमें उसको 132 में नहीं ले जा पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा कैसे। जैसे मिस्टर ए है, अब ए ने बिल जारी कर दिया और बिल जारी करने के बाद में वो जीएसटीआर 2A में दिखने लगा मिस्टर बी के। अब पूरे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बी से ए को कोई मनी फ्लो हुआ है, और अगर वो मनी फ्लो हुआ है, मनी गया कहाँ है, क्या वो मनी मिस्टर ए ने रखा हुआ है या वो कहीं और चला गया है। सो पॉइंट ये है कि अगर मिस्टर ए ने वो बेनिफिट रिटेन किया है अपने पास, वो पैसा अपने पास रखा है या किसी प्रकार का मनी फ्लोइंग है, तो ही ये पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा 132 का, अदरवाइज नहीं। यानी अब हम बात करें मिस्टर बी के केस में, बी के केस से शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। बी के केस में क्या होगा कि बी के पास बी ने ए से परचेज का बिल लिया है और सेल का बिल जारी किया है सी को। तो पॉइंट यहां पर यह है कि यहाँ पे मनी का अगर फ्लो हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा, सी से चेक आएगा बी को, सी से पैसा आएगा बी के बैंक अकाउंट में, और बी के बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा ए के अकाउंट में। सो इस पूरे केस में अगर आपको ये दिखता है कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो है सी के अकाउंट से बी के अकाउंट में आया और बी के अकाउंट से ए के अकाउंट में चला गया, सो इन दैट केस बी हैज नॉट रिटेन्ड एनी बेनिफिट। बी के पास कोई बेनिफिट बचा ही नहीं है। अगर साफ साफ दिख रहा है कि बी के पास सी से पैसा आया और उसने ए को उसको रीपे कर दिया, सो जिसने भी बेनिफिट रिटेन किया है केवल उसके ऊपर 132 लग सकता है। हमें मालूम है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकएंड पे कैश का कोई ट्रांजेक्शन होगा, बट so far as that cash transaction is not come on surface, we can take a plea कि जहां पर बी ने सी के से जो पैसा आया बी के पास आया, और बी से वही पैसा ए के पास वापस चला गया। सो इन दैट केस अगर हमारे जो क्लाइंट है अगर वो बी है और उसने किसी प्रकार का कोई बेनिफिट रिटेन नहीं किया है, तो 132 का ऑफेंस उसके ऊपर बनता ही नहीं है। सो पॉइंट ये है कि जो एसटीएफ के नोटिस हमारे पास आ रहे हैं या वहां पर किसी प्रकार का इस तरीके का कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो कभी अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं शायद हम लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि बेनिफिट रिटेंशन पर कभी, क्योंकि सेक्शन 132 इज वेरी मच क्लियर ऑन इट कि वहां पे बेनिफिट रिटेंशन होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बेनिफिट रिटेन किया ही नहीं है तो उसके ऊपर ये ऑफेंस नहीं बन सकता है। So benefit retention is the must for invoking section 132. Now, सेक्शन 132 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 132 के दो क्लॉजेस को लेकर के जनरली अभी एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है मध्य प्रदेश में, आई थिंक राजस्थान में भी शायद इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, वो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी को लेकर के वहां पर नोटिस जारी कर रही है। तो क्लॉज बी क्या कहता है वो मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूं। वो ये कहता है कि इश्यू ऑफ इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर लीडिंग टू रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड ऑफ टैक्स। वो यहां पर ही कह रहा है कि भाई आप कोई भी ऐसा बिल या इनवॉइस इशू करते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई आपने नहीं की है और उसके आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति इनपुट टैक्स का रॉन्गली अवेलमेंट या यूटिलाइजेशन कर ले रहा है या रिफंड क्लेम कर ले रहा है, तो ये एक ऑफेंस है। दिस इज फर्स्ट ऑफेंस। सेकेंड ऑफेंस, ये बी, क्लॉज बी का ऑफेंस है। क्लॉज सी का ऑफेंस क्या है? अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस और बिल रेफर टू इन क्लॉज बी और फ्रॉडुलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि जो एसटीएफ से हमारे पास नोटिस आ रहे हैं ये क्लॉज बी और क्लॉज सी को लेकर के आ रहे हैं, और ये पूरी चैनल को आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बात कही कि ये मिस्टर ए ने अगर गलती की है, मिस्टर ए ने बिल इशू किया मिस्टर बी को, बी ने सी को किया, तो जब एसटीएफ नोटिस आपको देगी, जब एसटीएफ आपको इस पर नोटिस देगी तो एसटीएफ ए को भी नोटिस देगी, बी को भी नोटिस देगी और सी को भी नोटिस देगी। तो पॉइंट ये है कि पैसा तो सेम ही है ना जो तीनों जगह फ्लो हो रहा है। आप एक जगह अगर किसी व्यक्ति से टैक्स वसूल हो गया तो बाकी लोगों को आपको फ्री करना चाहिए, जैसा कि एक्सप्लेनेशन नंबर 74 में लिखा हुआ है। आप बाकी लोगों को क्यों परेशान कर रहे थे? क्योंकि टैक्स तो इस पूरे चैनल की बार मिलेगा। हाँ, वो एक अलग बात हो सकती है कि सभी लोगों ने एक इलीगल काम किया है, तो उस इलीगल काम को करने के लिए जो सजा मिलनी चाहिए वो सेक्शन 132 में लिखी हुई है और वो उसके बेसिस पे है। लेकिन के लिए भी रिटेंशन ऑफ बेनिफिट इज मस्ट। सेक्शन 132 में प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए बेनिफिट रिटेन करना बहुत जरूरी है।
सो कुल मिलाकर के ये तो बात हो गई हमारे जीएसटी लॉ की। अब इसके आगे की एक मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा, ऑल्दो शायद अगर मैं कहीं इसमें कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरा उतना कमांड इंडियन पेनल मेरा पे नहीं है। आप मेरे से सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर मैं कुछ करेक्शन हो तो प्लीज कीजिएगा। सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड की अगर हम बात करें तो सेक्शन 120 बी ये कहता है, जहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी होती है टू 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 कोई षड्यंत्र अगर किया जाता है कि अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई इलीगल तरीके से अगर काम करते हैं, तो सेक्शन 120 बी में अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है कि कॉन्स्पिरेसी अगर आप कर रहे हैं, तो इन दैट केस वहां पर सेक्शन 120 बी इन्वोक किया जा सकता है। तो जितने भी एसटीएफ के नोट आ रहे हैं उसमें सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड उन्होंने मेंशन किया है। तो उस इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 120 बी है, वहां पर पॉइंट ये आ रहा है कि जब 120 बी है वहां पे कॉन्स्पिरेसी की बात आती है। जब कॉन्स्पिरेसी की बात आती है उसके आप डिटेल में जाएंगे तो वहां पे कोल्यूजन होना चाहिए, कोल्यूजन एस्टेब्लिश होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि मिस्टर सी, हमारा जो पूरा एग्जाम्पल है, मिस्टर सी एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, उनकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी, उन्होंने बी से कुछ माल खरीदना दिखाया और उसके उस पे उसने अपनी आईटीसी ले ली। अब पॉइंट यहां पर यह है कि मिस्टर सी को अगर पेनलाइज करने की या उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की बात की जा रही है, और सेक्शन 120 और 120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड को अगर आप इन्वोक करने जा रहे हैं, तो वहां पर यह होना पड़ेगा कि भाई कॉन्स्पिरेसी की गई, कॉन्स्पिरेसी की गई यानी सी और बी के बीच में कोई कोल्यूजन होना चाहिए, उनकी कोई साठगांठ होनी चाहिए, उस बात का कोई एविडेंस होना चाहिए, तब तो सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड को आप इन्वोक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कई सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि जो एक जेन्युइन बिजनेसमैन है उसके केस में होता ही है, खासकर स्टील के केस में मुझे एग्जांपल पता है, उसमें होता ही है कि स्टील के केस में अगर मान लीजिए मैं एक डीलर हूं और मुझे लोहा खरीदना है, तो लोहा खरीदने के लिए मेरे पास बीच में एक दलाल होगा, मेरे पास एक ब्रोकर होगा। वो ब्रोकर कई बार क्या करता है कि मुझे माल किसी और पार्टी से डिलीवर करवा देता है और बिल किसी और का अरेंज करवा देता है। ये एक बड़ा जेन्यून केस प्रिवेल कर रहा है कि मालूम चला एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास माल है लेकिन बिल वो इशू नहीं कर सकता ड्यू टू अनरजिस्टर्ड या वॉट एवर रीजन, तो माल उसने मुझे अनरजिस्टर्ड पार्टी से दिलवा दिया और बिल किसी और व्यक्ति से अरेंज करवा दिया। अब मालूम चला जिस व्यक्ति से बिल अरेंज करवाया है उससे माल तो नहीं आया है, लेकिन माल तो आया है मेरे पास। और पॉइंट ये है कि जो बी है, जो बी में जो ब्रोकर है मेरा, वो ब्रोकर जो है मेरा उस पे रिलायंस है, और क्योंकि मुझे माल मिल रहा है तो मुझे इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मुझे माल की सप्लाई करवा रहा है। उसने मुझे माल भी प्रोवाइड करवा दिया, उसने मुझे बिल भी प्रोवाइड करवा दिया, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। बट आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स ये केस मेरे सामने आता है कि भाई जिस व्यक्ति का बिल उसने मुझे दिलवाया था वो फर्जी पार्टी थी, मैं तो उस पार्टी को जानता भी नहीं हूँ। क्योंकि कई सारे बिजनेसेस में इस तरीके से ट्रांजेक्शन चलता है जहां पर कोई एक मिडिल मैन बीच में होता है। अब उस केस में मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो माल आया था, उस माल का मैं तो जो समझ रहा था कि जिस व्यक्ति ने माल की सप्लाई की है उसी का बिल है, लेकिन वो बाद में जब ब्रोकर से बात हुई तो ये पता चला कि नहीं, उसने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करवाया हुआ है। अब ऐसे जेन्यून केस में अगर हम ये वो जो ब्रोकर है, ब्रोकर का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, तो ब्रोकर अगर ये बात एडमिट कर ले कि साहब मुझे ये जो एक्चुअल पार्टी है उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने माल किससे डलवाया है और बिल किसका है, तो मिस्टर सी अपनी जवाबदारी से बरी हो सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड जो है वो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, वो बात करता है कि कोल्यूजन होना चाहिए सी और बी के बीच में। सो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो स्थिति बड़ी क्लियर है कि जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होगी, तो वहां पर हमारी मदद कौन कौन करेगा? हमारी मदद करेगा सर्कुलर नंबर 171, हमारी मदद करेगा एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 74, वहां पर हमारी मदद करेगा सेक्शन 132 जो कि ये कहता है कि बेनिफिट का रिटेन करना जरूरी है, वहां पर मदद करेगा सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये हमें इनका प्रॉपरली इस्तेमाल करके हर केस को डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा क्लाइंट मिस्टर ए है, मिस्टर बी है या मिस्टर सी है। जो भी है उसकी जो टैक्सेबिलिटी हमारे सर्कुलर में दी गई है उसके आधार पर आप जवाब बनाइए और जवाब बना करके केस को आगे प्रोसेस कीजिए। लेकिन एक बात पूरी क्लियर है, डिपार्टमेंट अभी पूरी चैनल को नोटिस सर्व कर रहा है, जबकि पूरी चैनल से टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती है।
टैक्स की वसूली किसी एक व्यक्ति से की जा सकती है, और अगर वो व्यक्ति अपना टैक्स जमा कर देता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, तो उस चैनल में बाकी के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी केवल और केवल पेनल्टी से है, प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं दी। प्रोसिक्यूशन से अगर इम्यूनिटी चाहिए तो सेक्शन 132 में रिटेंशन ऑफ बेनिफिट को आप चैलेंज कीजिए कि हमने कोई बेनिफिट रिटेन नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी बात कि जो पार्टी है, जो परचेजर है, जिस व्यक्ति से हमने परचेज किया है, उसके और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई कोल्यूजन या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अगर आप ये सब स्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई होप यहाँ पर आप अपने पार्टीज को रिलीफ दे पाएंगे। So now I will open the forum for further discussion. आप सभी लोगों के भी इसमें अगर कोई सुझाव हैं, कोई इसमें आप लोगों ने जो पिछले कुछ समय में अगर फेस किया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई आप अपने सुझाव रखना चाहते हैं, तो मैं अब सेशन को ओपन करता हूं और आप अपनी 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 बातें कह सकते हैं। यदि किसी सम्मानित सदस्य का कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, राजेंद्र गोयनका साहब। हाँ यस जब आप कहाँ से मुझे परिचय दीजिएगा? मैं आई एम द सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया व्यापार मंडल, नेशनल सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा, जिला कौन सा था? वाराणसी। स्वागत है सर, स्वागत है साहब, बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि मिस्टर ए ने मान लीजिए एक सर्विस प्रोवाइड की नहीं की और उसने एक बिल दिया मिस्टर बी को, जी और बी ने उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लिया, क्लेम कर लिया। जी ए ने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया लेकिन बिल वाज फर्जी और उसने टैक्स डिपॉजिट किया। बी ने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया। अब बी ने आगे जो है फर्दर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, उसने आगे भी मिस्टर सी को बिल दे दिया जी और मिस्टर सी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लिया। जी अब बी की और ए की क्या स्थिति बनेगी? सर बड़ा क्लियर है। जीएसटी में टैक्स उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है जिसने सप्लाई की है। सप्लाई की है मतलब उसको आम भाषा में हम बात करें तो उसने सर्विस प्रोवाइड की है, तभी टैक्स वसूल किया जा सकता है। तो ए ने जब सर्विस ही नहीं दी तो उसके केस में उसके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है। उसने सर्विस तो नहीं दी लेकिन टैक्स जमा किया। जी, अगर उसने टैक्स जमा कर दिया तो हाँ। ए ने तो किसी प्रकार का कोई अच्छा, गड़बड़ी नहीं की। बी ने भी सर्विस टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट किया और उसके हाँ बाद उसने फर्दर बिल बनाया, उस बिल का फिर टैक्स जमा कर दिया उसने। जी, अब आ जाए हम बी के केस में। जो बी का हाँ। केस है, बी ने देखिए दो गलतियां की हैं। एक तो उसको सर्विस मिली नहीं और उसके बेसिस पे उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। क्या? आपने कहा ना ए ने बी को कोई सर्विस दी नहीं, जी नहीं। तो बी ने बिना सप्लाई के रिसीव किए उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। ये सेक्शन 16(2) का वायलेशन किया। ये पहली गलती की उसने। दूसरी बात, बी ने एक और गलती की, वो ये कि सी को उसने सर्विस नहीं दी और बिल रेस कर दिया। ठीक और है सर? उसने टैक्स जमा कर दिया उसका। हाँ हाँ, उसका टैक्स जमा करने के लिए उसने यही आईटीसी का इस्तेमाल किया होगा जो ऐसे उसको बिल प्राप्त हुआ है। ए से बी उसको ने जो बिल हुआ उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किया उसने। उसने उसने उस क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए सी को जो बिल रेस किया है वो लाइबिलिटी हाँ। डिस्चार्ज कर दी। तो सर ये परफेक्ट हाँ, केस है जो सर्कुलर नंबर 171 में कवर्ड है। सर्कुलर जी। नंबर 171 में जो बी के ऊपर उन्होंने बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई मिस्टर बी ने एक ऐसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया है जो कि कभी थी ही नहीं, क्योंकि बी जी। ने सी को कभी सर्विसेज दी नहीं तो उसके ऊपर कोई टैक्स हाँ। लाइबिलिटी नहीं बनती थी। उस हम्म। ना बने टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए अगर आपने आईटीसी का इस्तेमाल किया है, जो कि आप नहीं ले सकते, तो उसके मिस्टर बी के ऊपर ना तो उस टैक्स की वसूली की जाएगी, ना ही आईटीसी रिवर्सल के लिए कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने जीएसटी कानून के प्रोविजंस का वायलेशन किया है तो उसके ऊपर 122 और 132 की कार्रवाई की जा सकती है। टैक्स नहीं वसूल किया की जा जा सकता। सकती है। अब मिस्टर सी जो है जी उसने उस सर्विसेज को बिना दिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लिया जी और उस इनपुट टैक्स का उसने यूज जो किया है जी वो फर्दर अपने और किसी बिजनेस में किया। जी
सेम सप्लाई सेम सर्विस नहीं की उसने। हाँ हाँ उसने आगे कोई बिजनेस किए हैं, उसके अंदर उसको टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर है, जी उसके ऊपर इनपुट टैक्स का उसने जो है इस्तेमाल कर लिया, जी। तो उसकी क्या पोजीशन होगी इसी की? मिस्टर सी को ये जो आईटीसी उसने लिया है, जिसके अगेंस्ट में उसको कोई सप्लाई रिसीव ही नहीं हुई है, मिस्टर सी को ये अपना आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, यही मुझे जानना था, जी क्योंकि इस तरीके के बहुत सामने आते रहते हैं मेरे। तो ये जो केस है सर्कुलर नंबर 171, ध्यान रखिए, बड़े अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने इसको समझाया है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है मिस्टर धन्यवाद नवनीत। राजेंद्र जी। अब गणेश शर्मा जी बीकानेर से। सर नमस्कार नवनीत जी। जी नमस्कार शर्मा साहब। आपका जो आपके बहुत ही यूजफुल हमको जानकारी मिली और बहुत ही सभी लोगों ने सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से काफी कंफ्यूजन थे जो हम लोग अभी उलझे हुए थे। आपके आज की हालांकि बहुत शॉर्ट रहा है, हम चाहेंगे इसके ऊपर एक आपका लेसन और लेंगे हम आपका, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने मेरे को बताया कि ए बी सी इनमें से अगर किसी एक जगह पर कोई अगर पूरी लाइबिलिटी चुका दी जाती है तो बाकी को पेनलाइज नहीं किया जाएगा या टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सर, एक का ए मान लीजिए ए बैठा है लद्दाख का डीलर है मेरे पास में, बी है मेरे पास, मैं मान लीजिए कन्याकुमारी का, और मैं बैठा हूँ राजस्थान बीकानेर में। मुझे नहीं मालूम उन दोनों के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई उन लोगों ने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया, मुझे आइडिया नहीं। मेरे को तो सीधा नोटिस दिया कि you have received the good, you have received the invoice without supply of the goods and you have availed the input against your output supply। मेरे को बताया कि उन्होंने एक चैन बना के मेरे को नोटिस जारी किया कि ए ने भी आपको जारी किया, बी को बी ने किया, सी को सी ने किया, डी को आपके पास जो माल आया वो ई और एफ तक आ जाएगा। आगे आपने जो यूज किया है वो उन लोगों ने वास्तव में माल सप्लाई नहीं की और आपने दी। मेरा मेरा जो मैं आई एम अफ्रेड कि मेरे से तो उन्होंने टैक्स ले लिया, पेनल्टी ले ली, सभी चीज ले ली, हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ई से भी ले रहे हैं, सी से भी ले रहे हैं, बी से भी ले रहे हैं और ए से भी ले रहे हैं। बाई चांस मेरा मेरा ऐसा प्रिजम्पशन है, मान लो लद्दाख वाले ए ने अगर टैक्स जमा करा दिया और मेरे को तो इसकी जानकारी भी नहीं है, मुझे वो जानकारी कैसे मिल सकती है या मैं इसको कैसे डिफेंड में ले सकता हूँ? आप मुझे शायद आई में बी रॉन्ग, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं मैं सर साहब समझ गया आपकी बात, आपका प्रश्न मैं समझ गया। आपका कहना यह है कि आपको एक नोटिस प्राप्त होता है कि भाई आपने मान लीजिए लद्दाख से कोई माल खरीदा और उसके ऊपर वो विदाउट सप्लाई माल आपने खरीदा था, आपने उसके आधार पर आईटीसी ले लिया। अब आपको ये पता नहीं कि जिस व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि जिससे आपने माल खरीदा, आपका जो सप्लायर था, उसने टैक्स जमा किया कि नहीं किया। देखिए इसके पीछे एक बात तो ये है कि जीएसटी नंबर हमारे पास सभी के हैं, तो जब हम जीएसटी के पोर्टल पर जाते हैं तो नंबर डाल करके काफी कुछ जानकारी हमारी उससे निकल जाती है, तो उसका पता और बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, पहली चीज तो। और एक और अभी डिपार्टमेंट ने एक अच्छी सुविधा में चालू की है, दैट इज कम्युनिकेशन अमंग्स द टैक्स पेयर। तो जिस तरीके से हम, अगर मुझे आपसे फोन पे बात करनी है तो मुझे आपका मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, उसी तरीके से अगर मैं किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से बात करना चाहता हूं तो जीएसटी नंबर के आधार पे आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक बड़ी वंडरफुल सुविधा है जो शायद हमारे में से कम ही लोगों की जानकारी में होगी, कि एक सुविधा है जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन अमंग्स द टैक्स पेयर। तो आप उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर डालिए और उसको आप क्या कहना चाहते हैं, आप पूरा एक मेल जैसा ड्राफ्ट करके उसको भेज दीजिए। उसका जब वो जीएसटी लॉगिन करेगा तो उसको वो सुविधा वहां पर दिखेगी। तो पॉइंट ये है कि पहली बात ऐसे करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी सुविधा आप बात करें कि अगर आपके से संबंधित किसी मामले में अगर आपको नोटिस दिया गया है तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, आप डिपार्टमेंट से जानकारी मांग सकते हैं कि ए ने, बी ने या सी ने किसने टैक्स जमा किया है। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर पूरे प्रकरण में आप एक पार्टी हैं, तो डिपार्टमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देते हुए मना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आप मेरे असिस्टेंट अथॉरिटी को बोलूंगा, मैं मेरे जुडिशियल अथॉरिटी को बोलूंगा कि व्हाट हैपेंड अबाउट ए बी एंड सी। आई एम द डी, आई एम द डी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ए बी सी। देखिए सर, ऐसी केस में आप अपनी अथॉरिटी को तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ जैसे आपका जो सप्लायर है, अगर मान लीजिए वो लद्दाख में बैठा हुआ है, तो लद्दाख में जो उसका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होगा उसके पास भी आप मेरा सप्लायर लद्दाख में नहीं है।
मेरा सप्लाई राजस्थान जोधपुर का ही है मान लीजिए, हाँ हाँ। जोधपुर वाले ने कन्याकुमारी से बिल लिया, कन्याकुमारी ने हम्म। लद्दाख वाले से बिल लिया। हम्म। समझिए बात को बहुत। जी। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ सर। हाँ हाँ मैंने हाँ जोधपुर से आयरन स्टील का बिल ले लिया, माल मेरे को हाँ। किसी और से मिल गया, मुझे मतलब नहीं, जैसा आपने बताया। उसने जोधपुर वाले ने क्या किया, अब मेरे को जो नोटिस आया ये बताया कि जोधपुर से आपने खरीदा, जोधपुर वाले ने कन्याकुमारी से खरीदा, और कन्याकुमारी ने लद्दाख से खरीदा। ये समझिए आपके बात नोटिस में मेंशन्ड है? हाँ, नोटिस में मेंशन है सर। तो सर इसमें तो ये तो वंडरफुल चीज है। इसको इसको अगर हाँ आपको पता करना है तो आप जो भी पूरी चैनल है उस नोटिस की कॉपी लगाते हुए आप सूचना के अधिकार में ये पूछ लीजिए कि भाई ये जो आपने इस व्यक्ति का नाम इसमें मेंशन्ड है, मुझे नोटिस आया, क्या इसने टैक्स जमा किया है कि नहीं किया, कृपया बताने की कृपा करें। तो sir, आरटीआई में तो उनको बताना पड़ेगा। I have filed reply, and I have asked the ISING authority that please let me know that from where you have point out that these are the only invoices issued. Who is the first culprit? I am genuine dealer. I have purchased goods from Jodhpur. I don't know that the Jodhpur has issued only invoice, or either he has received goods from any other person, Ladakh dealer or Kanyakumari dealer. तो वो मेरे को ये कह रहे कि आई डोंट नो, वी विल कलेक्ट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फ्रॉम यू। देखिए अथॉरिटीज तो शायद ना माने इस बात को, लेकिन कोर्ट में अगर आप इस बात को लेकर के कभी जाएंगे तो कोर्ट विल डेफिनेटली लिसन टू यू। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और मैं आपको बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जितना अपन इसको आसान समझ रहे हैं, डिपार्टमेंट जल्दी से हाथ नहीं रखने देगा जब तक अपने पास कोर्ट के कोई हायर डिसीजन अपने पास प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं होते हैं, तब तक अपने कोई अपनी सुनती है। भले ही 171 का नोटिफिकेशन, मैं सर्कुलर आपको बता रहा हूँ, ये सर्कुलर सारे ये लोग बांधते थे, सॉरी ये अनपार्लियामेंट लैंग्वेज उन ऑफिसर्स के लिए जो लोग इसका 171 को नहीं मानते हैं, 74 का एक्सपीरियंस नहीं मानते हैं, और सिर्फ अपनी पे चल जाएगा। हमारे पास ये सूचना मिली है कि आपने सिर्फ इनवॉइस लिया है, आपने माल नहीं लिया है, मतलब सिर्फ एक आदमी के ऊपर। कहा इन्होंने टोल नाके की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये ट्रक यहाँ से निकला नहीं है। अरे ट्रक नहीं निकला तो कहीं से भी ट्रक वाला लेके आएगा, मेरे को क्या पता ट्रक कहाँ से आ रहा है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली। I have received goods. I have paid freight. The freight entry is in my books of accounts. Freight receipt is in my head. अब वो कहते हैं कि आपको फोटो खींचनी चाहिए, आपके कैमरे नहीं चल रहे हैं, आपने कैमरे क्यों नहीं लगाए? एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि उनका practical argument that I am asking you the practical argument and allegation made by department. They are saying that why you are not fixed the web cameras. Where is your vehicle entered in the cameras, on what date and what time the goods was received? I told them that the business is going for last 4 decades, and there is no procedure to prove that goods was received in the end campus of the goods, campus of the business place, or any that can be proved from the web cameras. But I am afraid अपने सबको इसके लिए बहुत हद तक आगे जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हाँ जरूर कुछ व्यापारी लोग भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं और उनको शेल्टर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनके करने की वजह से कुछ जेन्युइन व्यापारी भी इसके पीछे जा रहे हैं। डेफिनेटली कंप्लीटली एग्री विथ यू सर। सर ओके सर। मैं सब कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे गणेश जी ने मामला उठाया था कि कैमरा होना चाहिए, फोटोग्राफी कराओ, तो भाई इस काम के लिए सारा व्यापारी बैठा है, सब कुछ करने के लिए। व्यापार नहीं करे, इनसे फॉर्मेलिटी पूरी करता रहे। जब RFT टैग लग रहा है, जगह जगह उस पर कैमरे लग रहे हैं, और जब प्रूफ दे रहा है कि टैक्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो डिपार्टमेंट का काम क्या है? डिपार्टमेंट का काम ये पत्थर लगे ब्रह्मा जी ने कह दिया बट माल नहीं आया। एग्जैक्टली यही बात है पराग साहब, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, ये मैंने फेस किया है। बिल्कुल ये हो रहा है। और इसमें बता दूं आपको, मैं जैसे गया गर्ग साहब ने कहा कि इसमें RTI का आप उपयोग करना शुरू कर दें। RTI से जब तक यूज नहीं करेंगे, और मैं बता दूं, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ गर्ग साहब को और आपको बीच में, कि हमारे मानिक चंद जी बहेती साहब पुणे से यहाँ बैठे हुए हैं, और ही इज एक्सपर्ट इन RTI। वंडरफुल। हाँ, नेक्स्ट जो वेबिनार होने जा रही है वो इम्पोर्टेंस ऑफ RTI इन GST एक्ट रिज्यूम। अरे तो बहुत ये ही बढ़िया आप सर, बहुत ही बढ़िया मुद्दा बहुत अच्छा उठाया गणेश जी बहुत आपने, अच्छी बात। और इसमें मैं हम खाली 2 लाइन बता सकता हूँ जी 2 लाइन बता सकता हूँ अभी।
हाँ जी बताइए महेंद्र मानिक जी, साहब, आप आपका बताइए। आप प्लीज इनलाइटन कीजिए प्लीज। या आज ही मैंने CIC के सेकंड अपील जो है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पुणे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत की। उसमें मैंने इंस्पेक्शन मांगा था, सामने वाले ने इंस्पेक्शन नहीं दिया। फिर मैं फर्स्ट अपील में गया, उन्होंने फर्स्ट अपील में सेक्शन 11 का प्रोसीजर फॉलो करने का यह दिया, वो भी उन्होंने इग्नोर किया। फिर CPIO आज आए थे, CPIO चेंज हो गया था, पहला जो आदमी है उसकी कहा ट्रांसफर हो गई, दूसरा CPIO, उनको सब ये किया। इन्होंने यहाँ तक किया कि पुणे में 2 है, सेंट्रल GST, स्टेट GST, सब जगह है। सेंट्रल GST के से कंप्लेंट, स्टेट GST को एप्लीकेशन किया, उन्हें सेक्शन 63 के अंडर सेंट्रल को भेजा। सेंट्रल ने जानबूझ के स्टेट GST को वापस भेज दिया, ये हमारे अंडर में। उन्होंने प्रूफ लगा के वापस सेंट्रल GST को भेजा। तो यह शटलिंग ऑफ एप्लीकेशन, रॉन्गली शटलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर हाइडिंग द इंफॉर्मेशन, ये भी क्लॉज उधर अप्लाई किया और पेनल्टी की मांग की है आज में। ये आज ही हियरिंग हुआ है पुनः। चलिए बहुत ही बढ़िया आप सर, बायती आपने साहब तो आपको देख सकते हैं? बायती साहब हम आपको देख सकते हैं क्या? हाँ या देख आपका सकते। कैमरा चालू नहीं है? सर ओ सर, सर अभी कर दी। सर, सो नाइस, या थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसमें ना RTI इतना आसान नहीं है, पर सबको बहुत एजुकेशन लेना पड़ेगा, कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको रिजल्ट आएगा उसमें। सर हाँ जी, जैसे डेफिनेटली साहब सर, आपका डेफिनेटली। अनुभव, हम जो है अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाएंगे। सीरियल वाइज अभी आप इस पे करा है, अगली बार इससे लिंक हो गया बिल्कुल सर, इंपोर्टेंस ऑफ ITI बिल्कुल इन देंगे, GST रिजीम। तो बहुत बिल्कुल जल्दी देंगे। आपके भी हम वाणी सुनेंगे, जो आपके वाणी पे माँ सरस्वती का वास है, उसको भी सुनेंगे हम। तैयारी कर लीजिए आप, डेट बता देंगे आपको जल्दी से। बिल्कुल और बिल्कुल। किसी साथी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी? मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी शाह साहब बताइए। स्वप्निल शाह जी। उसके मेरे केस में मेरा क्लाइंट है C, हम्म। और मिस्टर A ने गुड सप्लाई टू B, एक्चुअली नॉट सप्लाइड टू B को सप्लाई नहीं किया, उसने कुछ फेक ITC लिया और कुछ जपला कर दिया। B ने दूसरे किसी से गुड्स परचेस किया और सप्लाई C को कर दिया, मेरे क्लाइंट को। उसने उससे बिल नहीं लिया रहेगा और दूसरा बिल चिपका दिया। तो इन केस में C एज अ बेनिफिशियरी करके वो ITC ब्लॉक कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? मेरे मतलब पास आप ये गुड्स कहना चाह रहे हैं? मेरे पास गुड्स आया है, मेरे पास बिल्स आया है, डिलीवरी चलन है, टोल रिसीट है, सब है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बी ने सी को तो गुड्स सप्लाई किया है, अब वो बी के पास वो गुड्स कहाँ से आया वो उस पर हम बात नहीं कर रहे। ए ने केवल बिल दिया और उसके पास जो गुड्स हैं वो किसी और से ही आया है, राइट यही आप कहना चाह रहे हैं? तो राइट बी और सी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें तो गुड्स एक्चुअल सप्लाई भी हुआ है और उसका बिल भी दिया गया है, राइट राइट। तो उस केस में सी तो कहीं से फॉल्ट पर है ही नहीं। लेकिन सी का ITC ब्लॉक किया है ड्यू टू ही इज अ बेनिफिशियरी। नहीं, इस केस में देखिए बेनिफिशियरी तो तब होगा जब उसको सप्लाई ना मिली हो, तब वो इस पूरे चैनल में इन्वॉल्व होगा। सो फार एज यू कैन प्रूव दैट कि बी ने सी को गुड्स सप्लाई किए हैं, तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा जजमेंट बताता हूँ, ये है मद्रास हाई कोर्ट का डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें ये जो ITC ब्लॉक करने वाले केसेस हैं, इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जब तक आपकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, जब तक सप्लायर के ऊपर आपकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप किसी भी रेसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक नहीं कर सकते। जैसे रूल 86B में ये पावर है किसी भी ऑफिसर के पास में कि विदाउट गिविंग एनी शो कॉज नोटिस दे कैन ब्लॉक द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन। तो उस रूल के अगेंस्ट में हमारे पास ये जजमेंट अवेलेबल है डीम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक आप इंक्वायरी पूरी ना कर लें आप इस तरीके का ITC ब्लॉक नहीं कर सकते। तो अगर, और ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ऐसे कई सारे केसेस में हमने ITC अनब्लॉक कराया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आप इस केस का रेफरेंस लेते हुए, सर्कुलर नंबर 171 का रेफरेंस लेते हुए, आपके पास गुड्स आए हैं इस बात का प्रूफ देते हुए मिस्टर सी को आप बरी करवा सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस आशीष सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो चेन मूवमेंट में है, यानी ए ने बी को सप्लाई किया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, हम ई है।
अगर हम ई हैं तो हम केवल डी के बारे में ही तो बात करेंगे, हम ए तक क्यों जाएं? अगर ए बोगस है तो उसके लिए बी सी डी ई चारों सफर क्यों करेंगे? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, चारों को सेम 74 का नोटिस दे रहा है और चारों से 100% रिकवरी कर रहा है टैक्स की, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों चीजों की। तो इस चीज में हम सब लोगों को क्या रेमेडी मिल सकती है? क्योंकि 74 के नोटिस हम लोगों के पास भी आए हैं और उसमें यही दिखाते हैं वो कि आपने जिससे माल परचेज किया उसने इससे फला से परचेज किया और वो टीम हमारी स्टेट की जब SIB है उस पर नहीं मिली, फाउंड नॉट एग्जिस्टिंग। तो इस संबंध में ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यानी हम एक से हम क्यों बॉदर हो, ना हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि हम ए को या जो हमारा नेक्स्ट सप्लायर है वो डी है, हमने डी इससे परचेज किया तो हम ए को कैसे मॉनिटर कर पाए सर? ये तो ना तो कभी कोई ऐसा मैकेनिज्म है ना हम लोग कर पाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, पूरे स्टेट में यही वाली प्रॉब्लम है, शायद हमारे दूसरे अदर स्टेट्स में भी यही प्रॉब्लम है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं। सेम मोडस ऑपरेंडी है सर, जो आप बात कह रहे हैं वो लगभग देश के सभी राज्यों में सेम स्थिति चल रही है। इस बात में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप A B C D तक तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि D से आपने माल खरीदा है तो आप केवल D की बात कर सकते हैं। तो वही बात जो कि अभी शाह साहब का प्रश्न था उसमें मैं आपको वही जवाब दूंगा कि सो फार एज आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपको एक्चुअल माल की सप्लाई प्राप्त हुई है, अगर आप प्रूव कर पाते हैं कि भाई ये माल हमें एक्चुअली प्राप्त हुआ, उसके बदले में हमारे पास ये बिल है, अब डी ने क्या गड़बड़ झाला किया इसके पहले, उस बात से हम कैसे बॉदर हो सकते हैं। और इसके लिए जो सेक्शन 74 का एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे बात की, जो सर्कुलर नंबर 171 है, इन सब चीजों को आपको कंसिडर करते हुए जवाब तैयार करना चाहिए। और अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपको एक्चुअली माल की सप्लाई प्राप्त हुई है तो उसमें फिर किसी प्रकार का कोई तकलीफ आप नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे यह भी पता है कि जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज हैं वो आपकी इस बात को सुनेंगी नहीं, वो ये कहते हैं को फर्दर आगे ले जाना पड़ेगा। हाँ, वो ये कहते हैं कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें तो ये रिपोर्ट मिली थी, आप जाओ अपील कर लेना। एग्जैक्टली 171 सर्कुलर 171 जी, डेट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74। ठीक है सर, थैंक यू। तो CGST SGST एक्ट उसका एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है सर, थैंक यू। दो चीजें आपके लिए मदद करेंगी। थैंक यू सर। यस गर्ग साहब, मेरे हिसाब से आज का जो डिस्कशन था उसको उसके पैरेलल में एक 73 और 74 और माल वास्तव में रिसीव्ड हुआ, इसके बारे में कितने डिफेंसिव पॉइंट अपन ले सकते हैं, कौन सी ऐसी एविडेंस अपन क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये पता लगे कि वास्तव में हमारे को माल मिला है। इसके ऊपर कोई न कोई एक सेमिनार, एक तरह का एक गोष्ठी इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि वास्तव में माल प्राप्त हुआ, इसके डिपार्टमेंट क्या नेगेटिविटी ले रहा है और अपने को उसके बारे में वास्तव में माल आ गया, आप क्या है बोनाफाइडली मेरे पास माल आया, मैंने माल खाली भी करा लिया है, सब चीज है मेरे पास में और माल जेन्युइनली आया भी है, मैंने माल बेचा भी है, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि माल कौन सी रोड से आया, किस टोल नाके से आया। और उनका एलिगेशन साफ साफ है कि उनके पास तो सारा मैकेनिज्म है कि हमने टोल नाके की लिस्ट आपको भेज रहे हैं, ये ट्रक इस समय था ही नहीं, ये ट्रक इस समय RC में कैंसिल हो, मुझे क्या मालूम उन्होंने डाटाज में कौन से ट्रक नंबर दिए, कौन से ट्रक से मेरे पास माल आया, आई डोंट नो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता एक ऐसा एक इस तरह का अपनी गोष्ठी 1 घंटे की, आधे घंटे की ऐसे लगे कि ये इसका सेक्शन 73 में क्या कवर होता है, 74 में क्या कवर होता है, और 74 के साथ में माल आपके पास इसका आया है, इसके बारे में कोई और ज्यादा मंथन की जरूरत है सर, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, डिपार्टमेंट इसके ऊपर हावी हो रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि माल आपके पास आया है क्या। अब आप वो आज देखिए एक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है कि सिर्फ पेमेंट देने से, आपके पास इनवॉइस होने से ये नहीं माना जाएगा कि माल आपके पास आया है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि माल दीजिए। वो हालांकि बहुत अपने लिए बहुत डेंजरस फैसला है, वो राजस्थान केरला हाईकोर्ट का है, किसका है, मद्रास का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आपके पास माल सिर्फ आ गया, आपके पास बिल आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास परचेज ऑर्डर भी है, आपको भी ये नहीं माना जा सकता कि माल आया, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि माल आपने वास्तव में रिसीव किया है। तो लेकिन हाईकोर्ट ने ये फाइंडिंग नहीं दी कि वो प्रूफ कैसे करूंगा मैं। आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि एक ऐसा डिसीजन बहुत खतरनाक डिसीजन है जो ये अपने को अपनी राइडर लगा दिया उन्होंने। यस, वैट रेजिम में आया सर जी, ये जो आप बोल रहे हैं ना गुड्स का प्रूफ, वैट रेजिम का डिसीजन है, वैट रेजिम। हाँ, एक है, मैं डिसीजन में अभी मेरी मेमोरी में नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ रखा है
वो ये कहता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा माल आया। मैं कहाँ तक प्रूव करूँ? माल बेचूं, 2 रुपए कमाऊं, रोटी रोजी कमाऊं, कि इस सब चीजों के बारे में फॉर्मेलिटी में उलझा रहा हूँ। आपके पास ट्रांसपोर्ट का कुछ रहेगा? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है मेरे पास में सर, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है मेरे पास तो वेइंग स्केल की तुलाई की रसीद भी है मेरे पास में, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है सर। आप समझ जाओ, राजस्थान हाईकोर्ट का उसका हाईकोर्ट का फैसला पढ़ना माइन्यूट, आपको उस वेइंग स्केल की रसीद पे भी कह रहा है कि नहीं ये आपकी नहीं मानी जाएगी। नवनीत साहब आप देखना फैसले को, मैं फैसला प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आप वैसे आप लोग सब अपन लोग सभी अपन इस पॉइंट के ऊपर बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा फैसला, और बहुत ही क्लियर है जिसमें अपने को राइडर आ रहा है। मैं पराग साहब से निवेदन करूंगा इस पॉइंट के ऊपर सेक्शन 73, 74 और गुड्स रिसीव्ड हुआ, इसके बारे में क्या अपन एविडेंस कहाँ तक अपन एडवाइस कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, या अपन खुद कितने क्लियर हो सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर कोई कुछ आने वाले टाइम में कुछ होना चाहिए। अपने इसमें वो स्वप्निल जी मनोत है पुणे से, वो शायद उनका बहुत जीएसटी में अच्छा वो भी फोकस कर सकते। हाँ, वो फोकस कर सकते हैं। वो आज नहीं है क्या अपने साथ में यहाँ पे? है शायद है वो स्वप्निल जी है। अंकित नामदेव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं। एनी मोर क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अनुरोध करूंगा अपने को चेयरमैन श्री संतोष गुप्ता जी से कि कृपया कंक्लूड करने का करें। हेलो जी, ये नवनीत जी से जरा साइटेशन जो बताया डीम डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो कंप्लीट जी अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। आपको अनम्यूट कराएं। सर आपकी आवाज आ रही है गुप्ता साहब, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। नहीं, आपने खुद ने संतोष जी आपने खुद ने हाँ संतोष भाई आपकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, अभी नहीं आ रही है, पहले आ रही थी, अब आ रही है। आ रही है? आ रही है, सब आ रही है जी। हमारे नेशनल फोरम के चेयरमैन आदरणीय श्री अंजनी श्रीवास्तव जी लखनऊ से, और पराग से हमारे महामंत्री पराग सिंघल जी, और आज के हमारे लर्नेड स्पीकर सीए नवनीत गर्ग जी भोपाल से। सबसे पहले तो मैं नवनीत गर्ग जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत कर रहा हूं, और एक अच्छा लेक्चर डिलीवरी जो उनके द्वारा आज हम सबको इस जूम मीटिंग में लाभान्वित हुए हम लोग, और उस क्रक्स को निश्चित तौर पे समझने की जरूरत है। बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट के साथ साथ उन्होंने तमाम चीजें हम लोगों को उसके क्रक्स भी बताए कि कैसे हम इन सब परिस्थितियों से अपने को बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट था वो 132 क्लास 1 स्मॉल बी एंड स्मॉल सी था। ये बेसिकली इसी सब्जेक्ट पर है। तो ये जो एसटीएफ, जिसको कि आप शायद मध्य प्रदेश में एसटीएफ या राजस्थान में एसटीएफ कह रहे हैं, या हम कहें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वही कॉम्पिटेंट है हमारी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमको एडजुडिकेट करने के लिए कि हम गिल्टी हैं किसी ऑफेंस के कि नहीं है। वो जो नोटिसेस आ रही हैं, और आज का जो सब्जेक्ट था ये डायरेक्ट फोकस उस बात पर है कि कोई इनवाइस हमको मिली और उस इनवाइस में ना तो गुड्स रिसीव्ड हुए, या जो सर्विस है वो सर्विस रिसीव नहीं हुई, इसलिए सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर हैं। और इसीलिए सेक्शन 122 में जो उसमें पेनल क्लॉज है 122 सब क्लास 1 के रोमन 2 और रोमन 7, ये दोनों इसी पर हैं। तो हम लोग अब चूंकि कंक्लूजन स्टेज पे उसको बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा
कि ध्यान दीजिए, गर्ग साहब ने जो हमको सर्कुलर नंबर 171 CBIC जो शायद 6 जुलाई 2022 का है, वो एक मास्टर सर्कुलर है इस इशू पर। और निश्चित तौर पर कोई भी रिप्लाई करने के पहले ये जो चाहे हम धारा 73 की नोटिस हो, धारा 74 की नोटिस हो, या पेनल्टी की नोटिस हो, या प्रोसिक्यूशन 132 1BC का हो, तो ये हमें उसे ध्यान देना चाहिए। अब लास्ट बात ये करते हैं कि सारा क्रक्स कहां है इन सब चीजों का। क्रक्स ये है कि सारे ये सेक्शन इस बात पर एप्लीकेबल है कि हमने गुड्स रिसीव नहीं किया, सिर्फ इनवॉइस इश्यू की, हमने कोई सर्विसेज रिसीव नहीं की, सिर्फ इनवॉइस रिसीव की, और ITC का बेनिफिट लिया उस इनवॉइस के दम पर। हमने ना गुड्स लिया ना हमने सर्विस मिली, और जो ITC उस इनवॉइस से कवर्ड है उस ITC का हमने बेनिफिट ले लिया। ये डिपार्टमेंट का केस है। और जैसे आशीष जी ने कहा था कि भाई हम पीछे जो सर्कुलर ट्रेडिंग जिसको विभाग कहता है कि 3, 4, 5 लोग पीछे से ये साबित हो रहा है कि भाई उनके पास ना माल था और वो सर आपको गुड्स कैसे दे सकते हैं, ये एलिगेशन है, या नॉन एग्जिस्टेंस फर्में हैं, उनसे कैसे आपको मिल सकता है, इसलिए हमारे ऊपर चार्ज है कि गुड्स नहीं रिसीव हुए आपको, या सर्विसेज आपको रिसीव नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कन्फाइंड रहना है अपने केस के लिए कि हमने जो जिस इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की है, ऐसा भी नहीं है कि इनवॉइस ABCD की है, मान हमने EFG से ले लिया और वो उससे कवर हो जाएगा कि साहब गुड्स मेरे पास हैं, ऐसा नहीं है। उसी इनवॉइस से कवर्ड जो गुड्स रिसीव्ड है वो हमको साबित करना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं साबित करते थे हमारे ऊपर एलिगेशन है, तब तक हम इन किसी भी सेक्शन से नहीं उबर पाएंगे। जो बात अभी शर्मा जी कर रहे थे कि जजमेंट है हाईकोर्ट का कि गुड्स रिसीव होने चाहिए, 16(2) सब क्लास B स्मॉल b, क्लियर कट एलिजिबिलिटी की कंडीशन ITC में है कि गुड्स रिसीव होने चाहिए। यदि गुड्स रिसीव नहीं है तो आप ITC के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बर्डन हमारे ऊपर है। और ये हाईकोर्ट तो छोड़िए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3-4 मसले में फाइनल किया और कई स्टेट फॉलो कर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अभी लेटेस्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैक्स इनवाइस हो, पेमेंट आपने किया है, GSTR 1 में उसने दिया है, 2A में दिख रहा है, फॉर्म 3B में उसने कर दिया है। इन सब कंडीशंस के अलावा जब तक आपको गुड्स रिसीव की कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक आप सेक्शन 16 के तहत ITC के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हो चुका है। तो अब ये हाईकोर्ट छोड़िए, तो सारे आज का जो फोकस है ITC एलिजिबल जो हमको है वो गुड्स रिसीव साबित करना पड़ेगा। अब ये केस कि हम गुड्स रिसीव कैसे साबित करें, ये हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर अलग अलग डिपेंड करता है। मान लीजिए ई-वे बिल का केस है, 50,000 से ऊपर के गुड्स वैल्यू है, टैक्स इनवाइस है, ई-वे बिल है और सब कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब हमको साबित करना है कि गुड्स वास्तव में रिसीव हुए कि नहीं हुए। ये 2 मिनट की बातचीत है। इस पर कभी जब जैसे शर्मा जी कह रहे थे डिटेल रखा जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतनी बात है, ई-वे बिल में व्हीकल नंबर होता है, उसी व्हीकल से तो आपको गुड्स का मूवमेंट हुआ है। वो यदि किसी ट्रांसपोर्टर का है तो ट्रांसपोर्टर, और यदि गाड़ी वैसे ही आपने हायर की है तो आप उससे सर्टिफिकेट लें गुड्स डिलीवरी का कि वो गुड्स का मूवमेंट लेके चला था और उसने आपकी बिजनेस प्रेमाइसेस में गुड्स को डिलीवर किया है। तो डिलीवरी सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ फ्रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो एक सब्सिडरी एविडेंसेस हैं, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस ये है कि आपको यदि मान लीजिए किसी लोडर से माल रिसीव हुआ, छोटा माल था, 50,000 से नीचे था, किसी लोडर व्हीकल से मिला, तो आप उस व्हीकल के लोडर व्हीकल के ड्राइवर से लिखावें या उसके माइलेज लिखावें कि मैं बायर से लेके चला गुड्स, उसकी प्रेमाइसेस से, और मैंने डिलीवर किया, रिसिपेंट किया।
उसकी बिजनेस प्रोवाइज में किया। अब इस बीच टोल प्लाजा क्रॉस हुआ नहीं हुआ, इसमें जजमेंट्स हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंक्लूसिव तौर पर हमको गुड्स रिसीव पूरा करना पड़ेगा। अब आइए आखिरी बात पर कि ये सारा जितना डिस्कशन आज हमारा फोकस था वो गुड्स रिसीव पर है। यदि हमको इनवाइसेस के साथ साथ गुड्स रिसीव्ड है या सर्विसेज रिसीव्ड है तो ये कोई भी सेक्शन हमारे ऊपर कतई नहीं एप्लीकेबल होंगे। इसके पीछे कितनी भी सर्कुलर ट्रेडिंग हुई हो, डिपार्टमेंट साबित कर रहा हो हमारे अगेंस्ट में, हमसे कोई लेना देना नहीं है। ए के पास माल नहीं था, उसने बी को कैसे बेचा, बी ने आगे नहीं दिया, इस सब सी उसमें नॉन एग्जिस्टेंट फर्म थी, हमसे मतलब नहीं है। हम साबित कर रहे हैं कि हम उसके यहां से गुड्स लेके आए और अपने अपने गुड्स रिसीव की। तो ये चीज जरूर, चाहे हम धारा 73 में हो, धारा 74 में आईटीसी की एलिजिबिलिटी की नोटिस में हो, या धारा 122 में पेनल्टी में हो, या धारा 132 के प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स में हो, हम यदि ये साबित कर ले जाएंगे तो हर समस्याओं से हम उबर सकते हैं। और ये जरूर आपको देखना पड़ेगा कैसे आपको साबित करना है। साबित करने का बर्डन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, वो साइटेशन में शेयर कर दूंगा, इस समय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो कह रहा है मैंडेटरी है ये 16(2) की कंडीशन में, 16(2)B की कंडीशन के लिए। तब से ये सारे सिनेरियो बदल गए। इसके पहले हम लोग इनवाइस है, पेमेंट कर रहे हैं, ई-वे बिल है, हमारे GSTR 1 में दिख रहा है, 2A में दिख रहा है, 3D उसने फाइल किया है, सारी चीजें इनडायरेक्ट एविडेंस थे इसके सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्रक्स पॉइंट अब ये है, इसलिए इस पे कन्फाइंड रहना पड़ेगा मित्रों। तो आज इसी के साथ हम लोग इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। फिर कभी बातचीत होगी किसी लेसन में तो गुड्स रिसीव या RTI के बारे में हम लोग समय समय पर अभी और जूम मीटिंग करेंगे, उससे एक दूसरे के हम व्यूज एक्सचेंज करेंगे और अच्छे अच्छे स्पीकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में नवनीत गर्ग जी को फिर मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि जिस अच्छे तरीके से उन्होंने अपने सब्जेक्ट को फोकस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पराग जी। धन्यवाद को चेयरमैन सर। मैं बड़े खुशी से बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य हैं जो छत्तीसगढ़ के टैक्स पेयर सेल के जो चेयरमैन हैं अशोक मोदी साहब, टोक्यो जापान के दौरे पर हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी जो है अपनी जूम मीटिंग अटेंड करी है। मैं सदस्यों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए इसमें मोदी जी का तो धन्यवाद है ही है, लेकिन ये वहां के कल्चर का भी असर है। कहाँ वो जापान में, और जापान का जो आदमी होता है, नागरिक होता है, वो बहुत डिबेटर होता है। तो सत्संग का भी तो कुछ असर आता है वातावरण का, वो मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी जूम मीटिंग अटेंड की। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद पाटनी साहब को। माइक खोल दीजिए अपना। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है साहब। पाटनी साहब आपकी आवाज बड़ी बुलंद है भाई। अरे सर नमस्कार 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 सर। नमस्कार। हमारे नेशनल फोरम के चेयरमैन साहब श्री श्रीवास्तव साहब, महासचिव श्री सिंगल साहब, को चेयरमैन श्री संतोष जी गुप्ता साहब, महाराष्ट्र से श्री स्वप्नल जी, हमारे राजस्थान के श्री गणेश जी शर्मा साहब। आज जो जिस विषय पे चैप्टर ने पर जो आज हमारे विद्वान स्पीकर श्री गर्ग साहब ने जिस बढ़िया तरीके से सरल भाषा में जो समझाया, और विशेषकर सर्कुलर 171 मेरे ख्याल से हर एक को रटा दिया, जिससे उसको जवाब देने में जो आसानी होगी वो एक बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने नेशनल फोरम के चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब और महासचिव साहब से निवेदन भी करूंगा कि ये इस तरीके के स्पीकर इनके द्वारा अब 73 और 74 पे गर्ग साहब से एक बार और टाइम लेके इस पे कराया जाए तो शायद काफी कुछ लोगों को सहूलियत ही मिलती रहेगी। मैं आज गर्ग साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में सबको जो समझाया था। थैंक यू सर। धन्यवाद पाटनी साहब।
मैं बता दूं, ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, अगर आपको सुनना है तो इसकी यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी 3 घंटे बाद। कर जानकारी नाम से यूट्यूब वीडियो आएगा, उसमें आप सुन वेरी सकते हैं। आप, मैं गुड। सबको शेयर भी कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं अगले विषय के साथ में फिर आपको सूचित करूंगा। अगला विषय मैंने आपको बता दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ द आरटीआई इन जीएसटी रिजीम। उसमें हमारे करेक्ट है। मानिक चंद जी को हम बात करेंगे। और भी जो टॉपिक, जैसे गणेश शर्मा जी ने कहा है कि 73, 74 पे भी हमें डिस्कशन दोबारा करना है। काफी चीज नई आ गई, शुक्र भी नए आ गए हैं, नोटिफिकेशन नए आ रहे हैं, जजमेंट्स भी नए आ रहे हैं, तो हमें अपडेट रहना है। इसके लिए जो दो टॉपिक तो हमें फाइनल कर लिए हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोगों को समस्या आती है या कोई सुझाव होता है तो आप नेशनल फोरम को आप मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट दे सकते हैं, 9410664214। हम आपको स्वागत करेंगे। आप सभी का अभिनंदन अभिनंदन। आप लोग अटेंड किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you.